बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए जाते हैं, लेकिन उनमें से 3 मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हम देख लेते हैं इन्हें क्या कहते हैं और इनको कैसे पूछा जाता है और इनके आंसर किस तरीके से दिए जाते हैं। पहले सेंटेंस होते हैं डिकॉटोमस, या इन्हें हम यस और नो क्वेश्चन टाइप्स भी कहते हैं। जैसे आर यू थर्स्टी, क्या आप प्यासे हैं? आंसर या तो यस में होगा या तो नो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप होता है चॉइस क्वेश्चंस, जब कुछ चीज़ों में से कोई एक या 2 चॉइस करनी होती है। जैसे डू यू वांट टू ईट रोटी और पराठा। अब आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करेंगे, तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो कैसे हो सकता है? आई वॉन्ट टू ईट रोटी, या फिर आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू ईट पराठा। तो यहाँ चॉइस हो गई। थर्ड मेन टाइप होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव यानी आपको विस्तार से बताना होगा कि क्या कारण था। जैसे व्हाई आर यू लाफिंग, आप हंस क्यों रहे हैं? तो यहाँ आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे आई एम लाफिंग बिकॉज आई रिमेंबर्ड अ जोक, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे जोक याद आ गया। या व्हाट आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो? तो आई एम राइटिंग अ लेटर। फोर्थ और रेयरली यूज होने वाली टाइप होती है रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए कोई आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो रिटोरिकल क्वेश्चंस इज टिपिकली आस्क्ड टू मेक अ पॉइंट और टू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट। किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए या सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस तरीके का प्रश्न किया जाता है। यहाँ बहुत ही कॉमन रिटोरिकल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, मीन्स यदि क्या तुमने हमें कुछ चुभा दिया तो क्या खून नहीं निकलेगा? तो आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है कि क्या होगा। ऐसे ही इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, यदि तुम हमें गुदगुदाओगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं? या इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, यदि तुमने हमें जहर दिया तो क्या हम नहीं मरेंगे? एंड इफ़ यू रोंग अस शैल वी नॉट रिवेंज, और यदि तुम कुछ गलत करते हो तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस। यहाँ शाइलॉक से प्रश्न किया जाता है, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या है? दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। अगर हम किसी गुलाब को किसी अन्य नाम से भी पुकार दें तो खुशबू तो वही आनी है, तो नाम में क्या रखा है? या तुम अपना काम स्वयं करना कब सीखोगे? जैसे when will you learn to do your work yourself, या तुम बड़े कब होगे? when will you get matured। तो आंसर की एक्सपेक्टेशन कम रहती है। अब हम इनको फॉर्म करना सीखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाए कैसे जाते हैं। तो यस और नो क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी जिनका आंसर हाँ या ना में निकलता है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो इनका रूल होता है, सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर रिमाइंडर या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं। रेड कलर में क्वेश्चन दिया गया है आपको, जैसे कैन डॉग्स स्विम। यहाँ कैन ऑक्सिलियरी वर्ब, डॉग्स सब्जेक्ट और उसकी मेन वर्ब स्विम। तो ऐसा वाक्य जिसका उत्तर आप हाँ या ना में चाहते हैं, उस वाक्य को ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू किया जाता है। तो क्या डॉग्स स्विम कर सकता है? तो पॉसिबल आंसर हो सकता है यस, डॉग्स कैन या दे कैन।
ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हैज़ द हॉर्स रिटर्न्ड टू स्टेबल। हैज़, क्या हॉर्स अस्तबल में वापस आ गया? तो क्या से शुरू करने वाले प्रश्न हमेशा हाँ या ना में ही उत्तर देकर क्लियर किए जाते हैं। जैसे क्या हॉर्स अस्तबल में आ गया? नो इट हैजंट, या यस इट हैजंट। तो एक्सपेक्टेड है नो इट हैजंट या यस इट हैज। नेक्स्ट और एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जैसे डू यू डांस, तो आंसर हो सकता है नो आई डोंट, या डिड यू लाइड, नो आई डिडंट। वर्ब टू बी जिसका अर्थ होता है प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, और पास्ट टेंस में जिसका अर्थ होता है वॉज या वर। ये भी सेंटेंस की बिगिनिंग में अगर आ जाए तो क्या से शुरू इनकी हिंदी होती है। जैसे हम देखेंगे आर यू एंग्री, क्या तुम गुस्सा हो? तो यस आई एम। या वॉज शी देयर? नो शी वॉजंट। तो हमेशा ऐसा सेंटेंस जो ऑक्सिलियरी वर्ब या वर्ब टू बी से शुरू हो उसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो चॉइस क्वेश्चंस को फॉर्म करने का रूल दिया गया है। अब देखें, इसके लिए भी सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब सेम एज अबव वाज गिवन। सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर चॉइस 1 या चॉइस 2। जैसे हम एग्जांपल्स में देखेंगे, डज शी वांट डॉल और किंडल, उसे इन दोनों में से क्या चाहिए? तो पॉसिबल आंसर हो सकता है किंडल या डॉल भी हो सकता है। अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को फॉर्म करना सीखेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी हिंदी करते समय प्रश्नवाचक वाक्य बीच में होगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने ये काम कैसे किया, तुम्हारा नाम क्या है, या तुमने गाना क्यों गाया। तो जब प्रश्नवाचक शब्दों की हिंदी वाक्य के शुरू में ना होकर बीच में हो, ऐसे वाक्य इंटेरोगेटिव वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH फैमिली के वर्ड से शुरू किए जाते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में यूज हुआ है हिंदी में, वही प्रश्नवाचक वर्ड वाक्य की शुरू में उसकी इंग्लिश के रूप में लगा दिया जाता है जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। आपको रूल दिया गया है, जैसे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। जो हिंदी के सेंटेंस में बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है वो सबसे पहले इंग्लिश के सेंटेंस में आएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब, पहले क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली का वर्ड, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन कहाँ रुकी। कहाँ हिंदी के सेंटेंस में बीच में है, तो वाक्य बनाते समय सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर लगी, उसके बाद इस वाक्य की ऑक्सिलियरी वर्ब डिड, फिर द ट्रेन जो कि सब्जेक्ट है और मेन वर्ब स्टॉप। अगला सेंटेंस देखते हैं, व्हाई वॉज द डॉग बार्किंग, और भी बचा हुआ हो सकता है, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, एट द स्ट्रेंजर्स, कुछ भी। तो क्यों कुत्ता सुबह भौंक रहा था, तो हिंदी सही कैसे होगी, कुत्ता सुबह में क्यों भौंक रहा था। तो क्यों जो हिंदी के वाक्य में बीच में आया था, इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले क्यों की इंग्लिश व्हाई, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब वॉज, फिर सब्जेक्ट दी डॉग और मेन वर्ब बार्किंग, और रिमेनिंग सेंटेंस हो गया आपका
in the morning। जब हम who से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उसका फॉर्मेट ये रहता है कि who प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब और फिर रिमेनिंग सेंटेंस, जैसे who will, कौन, who will answer the question। यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग रहता है क्योंकि who अपने आप सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न करता है। बाकी सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब यानी, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर रिमेनिंग सेंटेंस आता है। लेकिन who वाले वाक्य में ऐसा नहीं है। who वाले वाक्य में खुद सब्जेक्ट को पूछा जाता है, इसलिए who के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और फिर रिमेनिंग सेंटेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हु इज द मॉनिटर, मॉनिटर कौन है? तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के लिए ही हु यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंफॉर्मेशन गेन करने का एक मुख्य साधन होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस are not as common as declarative sentences, उतने सामान्य नहीं होते हैं जितना डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। और जिन लोगों की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती है, अक्सर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान करते समय या बनाते समय उन वाक्यों को इंटेरोगेटिव में वो सीरियस राइटिंग एरर्स कर देते हैं। जैसे किस तरह की एरर्स होती हैं देखते हैं। I wonder if I will ever buy a car, ये रॉन्ग है सेंटेंस क्योंकि इसमें कहीं भी किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। I wonder ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। if का मतलब है कि क्या। if वाक्य के बीच में अगर आ जाता है तो उसकी हिंदी तो की क्या निकलती है, लेकिन फिर भी ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं माना जाता। तो आई वंडर इफ आई विल एवर बाय अ कार, मैं तो सोचता हूँ कभी मैं कार खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा। तो इफ अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, फुल स्टॉप लगने पर ही वो सही माना जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्ट टू नो इफ यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होने के कारण ये रॉन्ग है, फुल स्टॉप वाला वाक्य ही सही है।